I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. I pray to Allah, Rabbi zidni ilma, Rabba rahmhuma kama rabbayani saghira. Dear students, Assalamu alaikum. कल का जो लेक्चर था वो जी एंड हुआ था आपका सेंक्शंस पर, ठीक है। पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। हमने क्राइम को पढ़ा, क्राइम क्या होता है, हमने डेविएंसी क्या होती है, डेविएंस क्या होते हैं, हमने इस चीज़ को पढ़ा। हम किस पैराडाइम में जो है वो डेविएंसी को स्टडी करते हैं, वो था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म पैराडाइम। तो हमने उस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया। तो आज आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे, वो है आपका पेज नंबर 161 के ऊपर है ये तीनों डेफिनेशन। 161 पेज नंबर है आपका, ठीक है। 161 उसके ऊपर ये तीनों डेफिनेशंस हैं। अब आज का जो लेक्चर है उसमें मैं फ़ोकस कर रही हूँ, ये आपका लास्ट लेक्चर है मिड टर्म के हवाले से, तो मैं इस पे फोकस कर रही हूँ जस्ट डेफिनेशंस के ऊपर, और मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी लेकिन पेपर के व्यू को सामने रखते हुए, ठीक है। अब आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो जब सब्जेक्टिव पेपर नहीं है आपका तो फिर उसमें आपको इतनी इलेब्रेशन चीज़ों की नहीं चाहिए। उसमें मैं आपको डेफिनेशंस क्लियर करूँगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगर कोई टर्म है तो वो किस तरह यूज़ हो रही है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशंस के ऊपर फोकस कर रही हूँ। आपको डेफिनेशन अगर आपको किसी चीज़ की अगर आ जाती है ना, देखें बच्चे, मेन चीज़ डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपको डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी इजी वर्डिंग के साथ, तो आप अपनी सोसाइटी के अंदर से ही एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, ठीक है। और सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बुकिश फॉर्म तक ही रहें। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हज़ारों चीज़ें उससे रिलेटेड देखते हैं तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अब ये बच्चे हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, डेविएंसी की, ठीक है। डेविएंस क्या है जी, कल मैंने इस पर काफ़ी डिटेल बहस की। आज हम पढ़ते हैं कि जो बेसिकली है जेनेटिक डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन, ये क्या होती है, ठीक है। और डेविएंस किस तरह बनते हैं जेनेटिकली, उनकी प्री डिस्पोजिशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, जेनेटिकली का क्या मतलब है कि जो वालदैन से, पेरेंट्स से हम लोग मतलब हमारे अंदर जो जीन्स आते हैं, ठीक है, हम जो खूबियाँ खामियाँ, अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं इस बच्चे की जो आदतें हैं वो सेम अपने पापा की तरह हैं, ये बच्चा जो है ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह की हरकतें करता है या इस तरह। तो ये चीज़ें हैं कि जेनेटिकली जब बच्चों के अंदर वो आती हैं चीज़ें, तो उसको हम किस व्यू में देखते हैं और किस लिहाज से देखते हैं, और क्या जो डेविएंसी है, क्या जो डेविएंस का फिनोमिना है, ये जो डेविएंसी है, रिबिलियन वाला फिनोमिना है, क्या ये जेनेटिक है या फिर ये सोशली लर्न है या इसका क्या सीन है। अब आप देखें बच्चे, सोशली भी ये लर्न किया जाता है कि माशरे के अंदर भी जब आप डेविएंस वाला बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़का है और वो किसी गली की नुक्कड़ पे खड़ा होके कोई बहुत ही घटिया, मतलब वो सारा दिन गालियाँ देता है या फिर वो सारा दिन इस तरह के काम करता है कि दूसरों को उससे मसला हो, तो वो बाकी सब के लिए क्या है, डेविएंस है, ठीक है। वो डेविएंस है, वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है अपने नॉर्म्स की, वैल्यूज़ की, बिलीफ्स की, ठीक है। तो अब जो डेविएंसी है ये सोशली भी सीखी जाती है लेकिन ये जेनेटिकली भी होती है, ठीक है। ये विरासत में भी मिलती है कभी कभी, ठीक है। तो अब हमने वो चीज़ को देखना है कि किस तरह से ये सोशली है और किस तरह से ये जेनेटिकली है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इनबॉर्न टेंडेंसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ टेंडेंसी टू कमिट डेविएंट एक्ट। इनबॉर्न टेंडेंसीज़ यानी आपको पैदा होने के साथ ही जो चीज़ें बाय बर्थ ही मिल जाती हैं उसको हम कहते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, ठीक है। यानी आपके जीन्स के अंदर वो हरकतें शामिल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो अपने बाप को जिस तरह से एक्ट करते देखता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं, बदतमीज़ी करना। अगर उसका बाप बहुत ज़्यादा वल्गर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो वो बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होती है, जो इनबॉर्न टेंडेंसीज़ होती हैं, यानी आपको पैदा होने के साथ ही आपके अंदर जो खूबियाँ या खामियाँ, खूबियाँ नहीं हम कहेंगे, नेगेटिव है डेविएंसी का फिनोमिना, तो हम कहेंगे खामियाँ। जो आपकी खामियाँ या बुरी हरकतें होती हैं, कुछ आप अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट करते हैं, तो ये चीज़ है जो आपके जीन्स के अंदर शामिल होती है, उसको कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दूसरा है स्ट्रीट क्राइम। देखें बच्चे, अब स्ट्रीट क्राइम क्या है, आप सबको पता होगा कि जी राह जाते हुए किसी को थप्पड़ मार देना, राह जाते हुए किसी को गाली देना, राह जाते हुए किसी को चोरी करना, किसी से कोई डाका डालना और किसी से कुछ लूट मार कर लेना रोड्स के ऊपर, ये स्ट्रीट क्राइम के अंदर सारा कुछ आता है, ठीक है। इसमें रेप केसेस होते हैं अक्सर जगहों पे, यानी जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पर रेप केसेस हो जाते हैं, यानी लड़की जा रही है ना अता ना पता कि कौन है क्या है, बस वो उसको अपनी जी सेक्चुअलिटी, अपनी इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए जी उसको आपने विक्टिम बना लिया, तो स्ट्रीट क्राइम में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब
क्राइम बेसिकली जब हम बात करते हैं तो क्राइम क्या है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इस पर मैंने फोकस किया था कल वाले लेक्चर पे, प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आपको कहा था कि जो रिटन लॉज होते हैं उनको जब आप वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो दैट इज़ क्राइम, ठीक है। डेवियंस फिनोमेना और क्राइम में क्या फ़र्क है कि क्राइम जो है वो आपके रिटन लॉज हैं, लेकिन जो आपका डेवियंस वाला फिनोमेना है वो क्या है, वो आपके नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जब आप इनको डिनाई करते हैं ना, इनके अपोजिट जाते हैं, तो वो डेविएंसी है। तो क्राइम और डेविएंसी में आपको फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, स्ट्रीट क्राइम हो गए हमारे पास। उसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बच्चे, पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत, डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जो बेतरतीब सी हो, बेहंगम सी हो, जिसमें कोई तरतीब ना हो, कोई तमीज़ ना हो, मैनर्स ना हो, तो वो क्या है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, द व्यू दैट अ पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस ऑफ सम सॉर्ट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू वायलेट सोशल नॉर्म्स। ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस तरह का हो कि वो ऑटोमेटिकली सोशल नॉर्म्स जो हैं उनको तोड़ने शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा इतना ज़्यादा डिप्रेस है, यानी उसको टेंशन्स हैं, उसको काफ़ी परेशानियाँ हैं, घर के मसले हैं, उसके पास फाइनेंशियल मतलब कुछ नहीं है, वो फाइनेंशियली पुअर है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो किसी मीटिंग के अंदर आए और वो किसी को सलाम ही ना करे, या हो सकता है कोई बंदा आराम से बात करे और वो उसके साथ चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। तो ये चीज़ है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपका जो है ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप होता है, और हो सकता है इसकी रीजंस कुछ और हों, लेकिन वो जो बंदा है वो एक्ट कर रहा हो क्योंकि उसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह कुछ और हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, आपका पेज नंबर है, दिस इज़ 162 पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 6 का। तो इसमें हम आ जाते हैं, अब हमने पढ़ना क्या है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। अब ये आपकी एक ऐसी थ्योरी है जो आपको बताती है कि जो क्राइम है, जो डेविएंसी है, इसको लोग कैसे सीखते हैं, किस तरह इस पे अमल करते हैं, और किस तरह ज़िंदगी में या सोसाइटी हम लोगों को किस तरह से इस पे अमल करना सिखाती है, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए हैं। द फर्स्ट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न फ्रॉम अदर्स। जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है ना, ये हम दूसरों से सीखते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है कि डेविएंसी इज़ लर्न थ्रू इंटरेक्शन, यानी डेविएंसी या क्राइम, ये जो चीज़ें होती हैं, क्राइम है या डेविएंसी है, ये आप दूसरों से सीखते हैं। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, किसी से इंटरेक्शन होता है आपका, तो आप लोगों से सीखते हैं कि अच्छा ये रूल्स हैं। आपको पता चला, एक बंदे ने, अब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कि जी ये रूल्स आपकी क्लास के ये रूल्स हैं, ठीक है, आपने कहा सही हो गया, अब आपको समझ आ गई कि रूल्स ये हैं। लेकिन जब आप अपनी दिमाग की सुन के और अपने उसमें मतलब सारे वो चीज़ें ऐड करें कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐड करके और उन रूल्स को आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये क्या है, ये आपका क्रिमिनल बिहेवियर है, ये डेविएंसी है, ठीक है। आपने डेविएट किया है, आपने वायलेशन किया है उन रूल्स की, आपने उन रूल्स को तोड़ा है, तो ये चीज़ है कि आप क्रिमिनल बिहेवियर हो या फिर डेविएंसी हो, कोई बदतमीज़ी की बात हो, हर एक चीज़ आप किससे सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं और इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। अगर आप में इंटरेक्शन ही ना हो, ठीक है, अगर आपके अंदर बातचीत ही ना हो, तो कोई चीज़ आप सीख सकते हैं, कभी नहीं सीख सकते। तो हमेशा ये दोनों चीज़ें हैं, ये आप सीखते हैं। वही डिफरेंशियल एसोसिएशन जो आपकी थ्योरी है, ये दी थी जी एडविन सिदरलैंड था एक बंदा, उसने ये थ्योरी दी है, ठीक है। वो कहता है कि जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है, आप इसको सोसाइटी से सीखते हैं। आप अगर डेविएट हैं, डेविएंस हैं, अगर आप जो मतलब खिलाफ करते हैं, अपोजिट कर रहे हैं रूल्स को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, तो आप डेविएंट हैं। लेकिन आपने ये डेविएंसी कहाँ से सीखी है? एक बच्चा अगर पैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर डिसऑर्डर शायद 1-2 होंगे, लेकिन इतने डिसऑर्डर नहीं होंगे। ये सोसाइटी है जो लोगों को सिखाती है कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, ये सोसाइटी है जो लोगों को सिखाती है कि ये रूल्स हैं और इनको तोड़ना तो हम ये बन जाएंगे। तो मतलब ये सोसाइटी है जो आपको हर चीज़ के बारे में नो हाउ दे रही है। क्लियर? इसके बाद जी आ जाते हैं हम आपकी कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। ये आपका पेज है जी 163, ठीक है। कंट्रोल थ्योरी क्या है? कंट्रोल थ्योरी जो है बच्चे, ये भी एक इस तरह की थ्योरी है, जैसे डेविएंसी की थ्योरी है, तो उसके साथ एक कंट्रोल थ्योरी, नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि कंट्रोल करने वाली। तो कंट्रोल किस तरह का होता है, कौन सा होता है, किस तरह करती है, उसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। द आइडिया व्हाट टू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, दैट टू कंट्रोल सिस्टम, सॉरी।
दो कंट्रोल सिस्टम होते हैं हर एक सोसाइटी के अंदर। एक होता है जी इनर कंट्रोल, एक होता है आउटर कंट्रोल, ठीक है। इनर कंट्रोल जो होता है ना वो होता है आपके घर के अंदर, आपके दोस्तों अहबाब के अंदर, यानी जो आपको डेविएट नहीं करने देता, रूल्स को तोड़ने नहीं देता, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाने देता। फॉर एग्जांपल माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी कोई इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त का ख्याल करो। दोस्त कहते हैं कि नहीं यार अगर तुम ऐसे करोगे तो बाकी लोग हम पे थू थू करेंगे, वो कहेंगे इनका दोस्त ऐसा गंदा निकला या उसने ये काम किया। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं आपको इनर कंट्रोल के अंदर आपकी फैमिली, आपके दोस्त यार, स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज़ें रोकती हैं। लेकिन आउटर कंट्रोल क्या है, जब आप इस चीज़ से निकलते हैं इनर वाली से तो ब्रॉडर लेवल पर जाते हैं, तो आपके लिए जी सोसाइटी में पुलिस, जस्टिस सिस्टम, इसके अलावा अदालतें, कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आउटर कंट्रोल रखती हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, कि आप कोई भी जो मतलब एक्टिविटी है इलीगल एक्टिविटी जो है वो कमिट ना करें। यानी समझ आइए कंट्रोल थ्योरी क्या है। कंट्रोल थ्योरी का मकसद ये है कि आपको जो डेविएंट बिहेवियर है ना आपका, या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रोकना, इस थ्योरी का मकसद ही है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक जी इनर कंट्रोल है और एक आउटर कंट्रोल है। इनर कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपके जैसे फैमिली है, पीयर ग्रुप है, आपके दोस्त अहबाब हैं, ये सारे इनर कंट्रोल करते हैं। और आउटर कंट्रोल क्या करता है, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं ना लॉ के, वो आप पे आउटर कंट्रोल रखते हैं। जैसे अब ये कैमराज वगैरह लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं स्ट्रीट के अंदर या किसी मॉल प्लाजा के अंदर, कि अगर कोई चोरी हो जाती है या कोई ऐसा सीन बन जाता है तो फिर हम लोग चोर जो है उसको पकड़ सकें। लोगों को डर हो कि हमें कैमरास वॉच कर रहे हैं, हमने अपना जो इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करनी। तो ये कंट्रोल थ्योरी बेसिकली इसकी डिमांड ये है कि ये डेविएट जो करते हैं लोग, डेविएंसी की तरफ जाते हैं, उनको सीधे रास्ते पे लाना। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ आपकी लेबलिंग थ्योरी भी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। डिग्रेडेशन सेरेमनी भी है, इसको भी करती हूँ। और जी टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये भी है, इसको भी हाईलाइट करती हूँ। तो जी फर्स्ट आपकी है डिग्रेडेशन सेरेमनी। अब डिग्रेडेशन सेरेमनी क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि चेंज करना, ठीक है, शिफ्ट करना, यानी ये तबाही के ज़रिए भी हो सकता है चेंज, ठीक है। और वैसे ये जो डिग्रेडेशन टर्म है ना बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज दे दूं कि डिग्रेडेशन जो होती है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रीन्यू करना, ठीक है। कोई पहले से चीज़ है तो उसको री इंस्टॉल करना या उसकी जगह पे एक न्यू चीज़ को इंस्टॉल करना, बेटरमेंट के साथ अपडेट करने को कहते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट यानी फिनोमिनाज़ इसके डिफरेंट मीनिंग्स ले सकते हैं। तो डिग्रेडेशन सेरेमनी क्या होती है बच्चे, कि इसमें ये होता है कि आप किसी एक बंदे की आइडेंटिटी को, पर्सनैलिटी को चेंज करके उसको कोई न्यू पर्सनैलिटी दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ डिग्रेडेशन सेरेमनी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा था, वो जी बहुत बदतमीज़ और इल मैनर्ड था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी अपनी बातों से, अपनी आदतों से, ठीक है, इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर कर दी, इतने मैनराइज उसको कर दिया कि उसकी पर्सनालिटी जो पहले वो था डेविएट था, अब वो बिल्कुल जी एक अच्छा एक्टिव इंसान है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डिग्रेडेशन सेरेमनी क्या है कि जब आप किसी की पर्सनालिटी को चेंज करके उसकी जगह पे न्यू पर्सनालिटी कर देते हैं, यानी आइडेंटिटी एक बंदे की चेंज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन सेरेमनी। उसके बाद आते हैं लेबलिंग थ्योरी के ऊपर। अच्छा, लेबल करना किसी को कहते हैं ना कि लेबल कर दो। लेबल का मतलब क्या होता है कि जी इस पर चिट लगा दो, इसको ठप्पा लगा दो, जैसे उर्दू में अगर मैं कहूँ तो ठप्पा लगा दो। अब लेबलिंग थ्योरी क्या है और ये किस तरह डेविएंसी को प्रमोट करती है, किस तरह लोग डेविएंट होते हैं, डेविएट करते हैं नॉर्म्स को, इस थ्योरी का क्या सीन है। तो बच्चे ये जो थ्योरी है ना बेसिकली ये कहती है कि लोग जो होते हैं वो बुरे नहीं होते। जैसे किसी का आप मजाक बनाते रहें या किसी बंदे को आप कहें कि तुम्हारी ड्रेसिंग तो इतनी गंदी होती है, या आप किसी को नेगेटिव वे में जितना भी किसी के नाम रखने शुरू कर दें उल्टे सीधे, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको वही सीन करके दिखाता है, वही चीज़ें वो करके दिखाता है कि बाकी लोगों ने इज़्ज़त तो मेरी वैसे भी नहीं करनी, नाम तो मेरा वैसे ही बदनाम है, तो क्यों मैं फिर इतना अच्छा बनूं सबके साथ। तो दैट इज़ लेबलिंग थ्योरी। तो जो लेबलिंग थ्योरी है ये भी डेविएट बनाती है बंदे को। किस तरह कि जब आप किसी को ये कहें, गालियाँ दें, या आप किसी का नाम बिगाड़ें, या आप किसी को कहें कि ये तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वो बंदा जो है ऑटोमेटिकली जो आप उसको लेबल कर रहे होते हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी में ले आता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये लेबलिंग थ्योरी है, इस वजह से भी जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है किसी भी इंसान का। उसके बाद क्या है, टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। अब किसको न्यूट्रलाइज करना है हमने, डेविएट को, ठीक है, डेविएंसी को ख़त्म करना है। जो डेविएट बंदा है उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है, उसको दोबारा से हमने एक
प्रॉपर वे में लेकर आना है, एक प्रॉपर रास्ते पे उसको लेकर आना है, सीधी डायरेक्शन में हमने उसको लेकर जाना है। तो क्या है कि जो वेज ऑफ थिंकिंग और रेशनलाइजिंग दैट हेल्प पीपल डिफ्लेक्ट, ठीक है। अब रेशनलाइज होता है बच्चे अक्ल समझ बूझ से काम करने को हम कहते हैं कि रेशनलाइजेशन, जब आप अपने दिमाग को यूज़ करके हर एक चीज़ की देखते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया इसकी क्या असरात हैं, इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, यानी हर एक चीज़ को चेक एंड बैलेंस सिस्टम में करके आप जब कोई भी काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब आपने रैशनली अपनी नॉर्म्स को देखना है, उनको अडॉप्ट करना है और सीधे रास्ते पर आना है, तो वो हम कहते हैं कि ये टेक्निक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। बात यही है कि मैंने आपको जो पर्सपेक्टिव करवाए हैं, जो फर्स्ट लेसन के अंदर हमने किए थे, आपस में डिस्कस किए थे, और क्लास में अलग लेक्चर, इस पर डबल लेक्चर आपका हो चुका है पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। तो होप्स हो कि मतलब जिसको समझ आएगी उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके सामने कोई भी फिनोमेना उस स्टूडेंट के सामने आए तो उसको पता है कि अगर फंक्शनल पैराडाइम की बात करें या पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये किस सीन में किसी चीज़ को देखता है, सिम्बॉलिक की बात कर रहे हैं तो उसने किस चीज़ पर डिस्कस करना है, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो उसने किस चीज़ पर डिस्कस करना है। ये उन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से आइडिया होगा जिन्होंने लेक्चर जो है वो प्रॉपर इंटेंशन के साथ लिया था। अच्छा, फिर खैर अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को, ठीक है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वो पर्सपेक्टिव होता है जिसका जो मतलब मेन फोकस होता है ना, इसका ये फोकस होता है कि जो सोसाइटी है उसको फंक्शन करने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर सोसाइटी ने सही फंक्शन करना है ना, तो ये कहते हैं कि डेविएंसी है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तो फंक्शनल है, इसका सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेविएंसी नहीं होगी तो सोसाइटी तो बड़े स्मूथ वे में रन करती जाएगी और आपको तो कभी भी वैल्यूज़ का समझ नहीं आएगी। जब तक रूल्स ब्रेक नहीं होंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूल है, जब तक नॉर्म्स को तोड़ा नहीं जाएगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्म थी, ठीक है। तो किसी चीज़ को आपने अगर हाईलाइट करना है तो आपको उसके लिए अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर डेविएंस के फिनोमेना में फंक्शनल वाले कहते हैं कि ये फंक्शनल है, डेविएंस इज़ ऑल्सो फंक्शनल फॉर द वर्किंग ऑफ सोसाइटी। अगर आपने सोसाइटी में देखना है, फंक्शनैलिटी को देखना है, तो फिर डेविएंसी जो है ये भी फंक्शनल है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में लें, ये कहना है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का। अब हम पढ़ते हैं कैन डेविएंसी रियली बी फंक्शनल फॉर सोसाइटी। क्या जो डेविएंसी है ये वाकई ही फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, कि वाकई ये ज़रूरी है, वाकई इसकी कोई इतनी रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, क्या ये जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले कह रहे हैं कि ये फंक्शनल है डेविएंसी का फिनोमेना। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ अस आर अपसेट बाय डेविएंस। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपसेट होते हैं डेविएंसी की वजह से, स्पेशली क्राइम। अब क्राइम भी डेविएंसी की ही एक फॉर्म है, तो जो क्राइम है इस वजह से बहुत अपसेट होते हैं कि चोरियां हो रही हैं बाज़ार में, या ये वो, हमारी इज़्ज़त नहीं महफूज, हमारी जान नहीं महफूज, ठीक है। एंड एज्यूम दैट सोसाइटी वुड बी बेटर ऑफ विदाउट इट। और कहते हैं कि लोग समझते हैं, सब लोग, ठीक है, ये समझते हैं, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ये समझते हैं कि अगर डेविएंसी ख़त्म हो जाए, क्राइम ख़त्म हो जाए, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। इन कंट्रास्ट टू दिस कॉमन अजम्पशन। अब ये जो हमने अभी बात की है कि जी अगर डेविएंसी ख़त्म हो जाए तो सब अच्छा हो सकता है, इसके मुखालिफ सिमत में अब कौन बात कर रहा है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के जो थ्योरिस्ट है इमाइल डरखेम, वो बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, मैंने अंडरलाइन भी किया है, इमाइल डरखेम केम टू सरप्राइजिंग कंक्लूजन। उसने बड़े सरप्राइजिंग कंक्लूजन दिए, उसने बड़े अजीब से अपने नताइज दिए डेविएंसी को लेकर ना। कहता है कि जी डेविएंस ही सेड, वो कहता है कि इंक्लूडिंग क्राइम इज़ फंक्शनल फॉर सोसाइटी। वो कहता है कि डेविएंसी भी और क्राइम भी, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी भी, ये दोनों चीज़ें सोसाइटी के लिए फंक्शनल हैं, ज़रूरी हैं। डेविएंस कंट्रीब्यूट टू द सोशल ऑर्डर इन दीज 3 वेज। वो कहता है कि अगर आप ये पूछते हैं ना मुझसे कि किस तरह से फंक्शनल है या किस तरह ज़रूरी हैं, तो इनका मैं आपको 3 पॉइंट्स के अंदर जवाब देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है, दैट इज़ डेविएंस क्लैरिफाइज मॉरल बाउंड्रीज एंड अफर्म नॉर्म्स बाय, सही है। तो अब वो पहले आपका जो अपना उसने पॉइंट एलेबरेट किया, वो कहता है कि जो डेविएंस है ना, क्लैरिफाइज मॉरल बाउंड्रीज।
आपको ये बताता है कि आपकी हदूद किधर तक है, आपकी हद है, इस हद से आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको आपकी हदों का पता ही ना हो तो आप किस तरह कहेंगे कि हम जी बड़े कोई अच्छे इंसान बन रहे हैं या ये वो कहते हैं कि जो डेविएंसी है ये आपको असल में बताती है आपकी हद किधर तक है, क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ है जो इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताती है, डेविएंसी। ये क्राइम एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये चीज़ें आपको हाईलाइट करती हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर कहता है कि डेविएंस इनकरेज सोशल यूनिटी। अब देखें सोशल यूनिटी और डेविएंसी का क्या फिनोमेना हो सकता है, इनका रिलेशनशिप क्या हो सकता है। हर एक के माइंड में डिफरेंट चीज़ आएगी कि डेविएंस क्या है, अब इनकरेजेस सोशल यूनिटी। अब किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बंदा डेविएट है, डेविएंस है, वो अपोजिट है हमारे रूल्स के, नॉर्म्स के, वो सारी उसकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल अपोजिट हैं हमारे रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स के, तो वो किस तरह सोशल यूनिटी ला सकता है, डेविएंसी किस तरह सोशल यूनिटी ला सकती है। तो इसमें वाइल्डर खेम कहता है कि जब डेविएंट होते हैं ना लोग तो उनको ग्रुप से अलग रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम 20 लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, अब 2 लड़के जो हैं वो इंतहाई बदतमीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल साइड पे हैं। बाकी लोग कहेंगे कि हम लोग तो सब बहुत अच्छे हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये जो 2 हैं ये बहुत बदतमीज़ हैं। तो आपको नज़र आया कि जैसे बाकियों ने अपने आप को एक ग्रुप के अंदर समझा कि हम सब बहुत अच्छे हैं, यूनिटी है ना, कि मतलब सोशल यूनिटी, मुआशी इत्तेहाद हुआ ना लोगों के अंदर कि वो 2 बुरे हैं लेकिन हम सब अच्छे हैं। तो ये जो हम वाली फीलिंग है, वी वाली फीलिंग है, वी आर द बेस्ट, हम अच्छे हैं, दे आर अब नॉर्मल, या आप कह सकते हैं दे आर डेविएट, ठीक है। तो ये सोशल यूनिटी को प्रमोट करती है डेविएंसी। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ डेविएंस प्रमोट सोशल चेंज। देखिए बच्चे, सोशल चेंज, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं है ना तो आपकी सोसाइटी समझे वो किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है, ठीक है। उसकी हर एक चीज़ जो चेंज नहीं होती, स्टैटिक रहती है, जो स्टैटिक अगर रहती है, एक जगह पे कायम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो वो सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर चेंजेस आते रहे, सोसाइटी में चेंज आते रहे, वो ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाती है। तो कहता है कि जो डेविएंसी है ये प्रमोट करती है सोशल चेंज को। आपके पास रूल्स आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, फिर लोग उसको वायलेट करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ जो है ये इस तरह थी, इसने इसको वायलेट किया, इसको ये सज़ा मिली, अच्छा सज़ाएँ सख्त हो जाती हैं, सज़ाएँ नरम हो जाती हैं। तो मतलब इस तरह से सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं कि डेविएंसी की वजह से माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस अकर होते हैं, और चेंज सोसाइटी की मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं जी, अब आपकी ये फिर डेफिनेशंस ही आ रही हैं, 169 पेज नंबर है आपका। इस पे है कल्चरल गोल। अब कल्चरल गोल क्या होते हैं? कल्चरल गोल, ठीक है, आपकी सकाफ़त के मकासद, ठीक है, आपके कल्चर के मकासद क्या है, मकसद क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स हेल्ड आउट एज लेजिटिमेट और डिज़ायरेबल फॉर द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी टू अचीव। अब कल्चरल गोल क्या है कि ऐसी लेजिटिमेट, ठीक है, लेजिटिमेट चीज़ें हैं जो कोई भी बंदा किसी कल्चर का हिस्सा होते हुए अडॉप्ट करना चाहता है, हम उनको कहते हैं ये उसका कल्चरल गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा पाकिस्तानी कल्चर से रिलेट करता है तो वो क्या क्या अपने अंदर खूबियाँ पैदा करना चाहता है अपने कल्चर से रिलेटेड, कि मेरा लिबास जो है वो बिल्कुल कल्चर के अकॉर्डिंग हो, मेरी ज़बान जो है वो बिल्कुल हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हो, हमारी सकाफ़त के मुताबिक हो। फिर इसके अलावा जो मैं अपने बच्चों की शादियाँ करूँ तो वो जो शादियों की सारे फंक्शंस हैं वो हमारे कल्चर के मुताबिक होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि कल्चरल गोल होते हैं और हर बंदा ये चाहता है कि वो कल्चरल गोल जो है उसको अडॉप्ट करे। दूसरी चीज़ आती है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स क्या होते हैं? मीन्स होते हैं ज़राए, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो प्रॉपर इदारों ने जो ज़राए बनाए होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि अप्रूव्ड वेज ऑफ रीचिंग कल्चरल गोल। अगर आपने कल्चरल गोल को अचीव करना है तो उसके लिए जो इदारे कायम किए जाते हैं हम उनको कहते हैं कि दैट आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, ठीक है। डेफिनेशन भी बिल्कुल 4 लफ्ज़ों की है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, और बहुत जितनी मर्ज़ी आप एलेब्रेशन दे लें इस डेफिनेशन की, कि अप्रूव्ड वेज ऑफ रीचिंग कल्चरल गोल। अप्रूव्ड वेज, वो रास्ते, वो तरीके जो अप्रूव्ड किए गए हैं लोगों की तरफ से, अच्छे साबित किए गए हैं ऑफ रीचिंग कल्चरल गोल, कि अगर आपने कल्चर गोल को अचीव करना है ना तो आपको ये रास्ते अपनाने चाहिए, उनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर। स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन होता है बच्चे खिंचाव, ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी, खिंचाव, तनाव, ये चीज़ होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन थ्योरी क्या है? ये रॉबर्ट मर्टन्स था, उसने दी थी, ठीक है, ये उसकी थ्योरी है रॉबर्ट मर्टन्स की।
कहता है कि व्हेन अ सोसाइटी सोशलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू डिज़ायर कल्चरल गोल, जब एक सोसाइटी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से लोगों को कल्चरल गोल की तरफ लेकर आती है कि आप अपने जो है ना कल्चरल गोल को, यानी फॉर एग्जांपल सक्सेस, कि आप कामयाब हों, ठीक है, ये भी कल्चरल गोल होता है, हर कल्चर का गोल होता है कि वहाँ के लोगों का कि हम कामयाबी हासिल करें, ठीक है। तो जब सोसाइटी लोगों को सक्सेस की तरफ लाती है बट withholds from some that approved means of reaching that goal, one adaptation to the strain is crime. The choice is an innovation means. अब देखें बच्चे, जब आपका कल्चरल गोल है सक्सेस, फॉर एग्जांपल आपका कल्चरल गोल क्या है, सक्सेस, आपने कामयाब होना है। अब सोसाइटी आपको मींस देती है, सोसाइटी आपको चीज़ें बताती है, सोसाइटी आपको वो तरीके देती है, अप्रूवल वेज देती है, अप्रूव्ड तरीके देती है, बेहतरीन तरीके कि आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपको ये स्टेप्स जो हैं ये करने पड़ेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्राइम के थ्रू, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं इल्लीगली। कैसे कि अगर आपकी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आप जिसको डिग्री चाहिए वो इस पेपर में से कम 90 मार्क्स ले लें, हम उसको डिग्री दे देंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बहुत से बच्चे, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, 15 जो हैं उन बच्चों ने क्या किया कि अपनी काबिलियत, एबिलिटी पे उस पेपर को फिल किया और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन जो बाकी 5 हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलीगल जो चीटिंग्स हैं उन्होंने वो चीज़ें यूज़ करके, पैसे दे के, ठीक है, रिश्वत दे के उन्होंने अपने मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगवा लिए। तो दैट इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो स्ट्रेन थ्योरी बेसिकली क्या है कि जब आपके पास सक्सेस आपको सामने नज़र आ रही है लेकिन उसके लिए आपके पास इतने वसाइल नहीं होते कि आप उस सक्सेस को जो है वो हाथ लगा सकें, तो आप इलीगल मीन्स को यूज़ करते हैं। लोग कुछ जो है वो सीधे रास्ते से और कुछ उल्टे रास्ते से जाके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि ये स्ट्रेन थ्योरी है, ये स्ट्रेन सोसाइटी के अंदर कायम होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ये वाइट कॉलर क्राइम का जो टॉपिक है बच्चे, ये आपका है जी पेज नंबर 171 है आपका पेज नंबर, ठीक है। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम जो है, अब ये भी देख लें कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि वाइट कॉलर क्राइम कॉन्सेप्ट किसका है, किसने कॉइन किया था इस टर्म को, किसने ये टर्म सामने लाई थी, ये था जी एडविन सीदरलैंड। एडविन सीदरलैंड जो था, इसने कहा कि इसने टर्म कॉइन की थी, उसको हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, टू रेफर to crime that people of respectable and high social status commit in the course of their occupation। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम बच्चे वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, पावर होती है। अब वाइट कॉलर क्राइम है क्या? बेसिकली ये सफ़ेद पोशों के जुर्म होते हैं, सफ़ेद पोशों की, ये ऊंचे जो नहीं हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे पावर एलीट हैं, जो हमारे रूल करने वाले इदारे हैं, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं अपने पेशे के अंदर, वो क्या करते हैं, वो इस तरह के रूल्स बनाते हैं, इस तरह के लॉज बनाते हैं जो सिर्फ उनको फ़ायदा दें। जो सोसाइटी भाड़ में जाए, ठीक है, दुनिया भाड़ में जाए, उनको कोई सोसाइटी से, किसी बंदे से, इंडिविजुअल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए रूल्स क्या हैं कि वो कहते हैं कि जो हमने रूल बनाया है अपने लिए, ये रूल बेस्ट है, और वो बाकियों को इसी रूल को बाकियों पे अप्लाई करते हैं। इस रूल का उनको तो फ़ायदा होता है लेकिन बाकी लोग जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नवाज़ शरीफ का अभी जो पनामा लीग वो जो केस चल रहा था, उसमें भी यही था कि वो वाइट कॉलर क्राइम है। जितने भी लोग हैं, बड़े हमारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई आए ना आए दिन कोई ना कोई क्राइम निकला हुआ होता है केस। इन पे जी ब्राइब का केस है, रिश्वत का है, इन पे ये केस है, इन पे स्मगलिंग का है, और मतलब डिफरेंट। तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। जो बड़े लोगों के जुर्म होते हैं हम उनको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ये एडविन सीदरलैंड, इसने ये कॉइन किया था ये टर्म को, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, सॉरी। इसके बाद हम आ जाते हैं द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। बच्चे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव किस तरह से देखता है क्राइम को, अब हमने ये देखना है। वो कहते हैं कि ये जो क्राइम है ना, ये जो डेविएंसी है, ये जो क्राइम है, ये सोसाइटी में क्यों आता है, कब आता है। वो कहता है जब आप सोसाइटी में लोगों को प्रॉपरली मीडियम नहीं देते ना आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास खाने पीने को चीज़ें नहीं हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा सोसाइटी के अंदर, उनको बहुत बुरे तरीके से उनकी वेजेस उनको मिलती नहीं है, उनकी आमदनी बहुत कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो दौलत तकसीम की गई है, वो सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत है, बाकी तो बेचारे ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो वो अगर क्राइम नहीं करेंगे, वो डेविएंसी नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे। तो ये कहता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ये कहना है, इनके अकॉर्डिंगली क्राइम जो है वो सोसाइटी के लिए सिर्फ इसलिए सोसाइटी के अंदर इन होता है क्योंकि आप लोगों को इक्वल
जो है आप उनको डील नहीं करते हैं, ठीक है। आप दौलत किसी को देते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं और किसी को देते हैं तो बहुत कम दे देते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, क्लॉथिंग नहीं, कपड़े नहीं, शेल्टर नहीं है, तो ये चीज़ें फिर वो क्राइम कमिट करते हैं क्योंकि उन्हें भी वो चीज़ें चाहिए जो सोसाइटी के अंदर रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर वो चोरी भी करते हैं, वो रिश्वत भी लेते हैं, वो डाके भी डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस वजह से होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ की है CJS, क्लास, क्राइम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। C फॉर क्रिमिनल, J फॉर जस्टिस, S फॉर सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टैंड फॉर CJS, ये याद रखिएगा, ठीक है। किस चीज़ की CJS जो है ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें इंसाफ और ये सारी चीज़ें रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पेज पे इसकी मैं आपको डेफिनेशंस जो है वो क्लियर करती हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। हाँ जी, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पेज नंबर नज़र आओगा 175 आपका पेज नंबर है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द सिस्टम ऑफ पुलिस, कोर्ट एंड प्रिजन्स सेट अप टू डील विद पीपल। अब कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाने, ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों के लिए मतलब लोगों के मामलात को डील करने के लिए जो सेट किया जाता है, उनको जुर्म करने से रोका जा सके, ठीक है। तो उनको मतलब इन सब चीज़ों से दूर रखा जा सके, तो इसके लिए हम कौन सा सिस्टम जो है उसको बिल्ड किया हुआ है हमने, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझ आ गई। CJS इसकी एब्रीविएशन है। CJS स्टैंड फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें पुलिस, कचहरे, थाने, ये सारी चीज़ें, कचहरी वगैरह होती हैं जो लोगों को बाज रखती हैं बुरे काम करने से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब आपकी यहाँ पर फिर वही डेफिनेशंस ही हैं। दिस इज़ योर पेज नंबर 180 पेज नंबर है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपकी 2 डेफिनेशंस हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या हैं। रेसिडिविज़म रेट, रेसिडिविज़म होता क्या है? डूइंग बैड एंड इलीगल थिंग अगेन। अगर आपको एक बार सज़ा मिल गई है ना, ठीक है, अगर एक बंदा है उसने जुर्म किया, उसको एक बार सज़ा मिल गई है, वो थोड़े टाइम के बाद दोबारा से वही काम करता, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेसिडिविज़म, ठीक है। यानी एक बंदे को सज़ा मिल गई किसी काम पे, किसी जुर्म पे, उसने दोबारा थोड़े वक्त के बाद वही जुर्म किया, तो दैट इज़ रेसिडिविज़म। क्लियर? रेसिडिविज़म रेट फिर वही होगा ना बच्चे, परसेंटेज पे आ जाती है बात कि इतने परसेंट अच्छे थे, फिर उन्होंने क्राइम किया, फिर उनमें से इतने परसेंट रह गए, तो इतना आप उसमें ना डिटेल में जाएं, जस्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ रेसिडिविज़म, सॉरी, रेसिडिविज़म, डूइंग बैड एंड इलीगल थिंग्स अगेन आफ्टर हैविंग पनिशमेंट। जब आप सज़ा मिलने के बाद दोबारा से बुरे काम करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ रेसिडिविज़म। उसके बाद आते हैं कैपिटल पनिशमेंट पे। कैपिटल पनिशमेंट ये ईडीएम भी है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ईडीएम भी है ये, वैसे इंग्लिश में ईडीएम है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है ये। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? सज़ाए मौत, ठीक है। पेनल्टी ऑफ डेथ, द डेथ पेनल्टी, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट, सज़ाए मौत। सबसे बड़ी सज़ा वाकई सज़ाए मौत है, तो ये चीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, आगे आपकी डेफिनेशंस हैं, पेज नंबर है जी आपका 184 पेज नंबर है आपका, ठीक है। उसमें हमने सॉरी, इसमें आपकी जो है 3 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। पुलिस डिस्क्रिशन। अब पुलिस डिस्क्रिशन क्या होती है? द पावर एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ द पुलिस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज़ टू ईदर अरेस्ट और टिकट समवन फॉर एन ऑफेंस और टू ओवरलुक द मैटर। अब ये पुलिस की जो होती है ये एबिलिटी होती है उनकी, उनके पास अथॉरिटी तो होती ही होती है, कि उनकी एबिलिटी होती है कि वो किस तरह अपनी पावर को यूज़ करके, अपनी एबिलिटी को यूज़ करके जो है वो कोई भी फैसला करते हैं, उसको कहते हैं हम पुलिस डिस्क्रिशन। इसके बाद आते हैं मेडिकलाइजेशन ऑफ डेवियंस। मेडिकलाइजेशन क्या है डेवियंस की? उसके लिए जैसे अब होती है ना मेडिसिन्स होती हैं हर एक चीज़ की, हर एक बीमारी की, तो जो डेवियंसी है बेसिकली देखा जाए तो ये एक बीमारी है। तो इसकी मेडिसिन क्या होती है, कहाँ से मिलती है और क्या होती है, हमने किस तरह से मेडिकलाइज करना है उसको, डेवियंस को, उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो जी ये कहते हैं कि टू मेक डेवियंस अ मेडिकल मैटर, कि आप ये समझें कि जो डेवियंसी है ये एक तिब्बी मसला है, ठीक है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। आप ये ना समझें कि कोई बंदा अगर एक्ट कर रहा है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं, आप उसको मेडिसिन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से डेवियंसी इन होती है। तो वो कहते हैं कि जी जो डेवियंसी है ना, अ सिम्टम ऑफ सम अंडरलाइंग इलनेस दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय फिजिशियंस। वो कहते हैं कि ये ऐसी कोई इलनेस, कोई बीमारी होती है जो आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर होती है, और जिसकी वजह से आप जो है ये उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, डेविएट कर रहे होते हैं, रूल्स नॉर्म्स को तोड़
रहे होते हैं तो ये आपको कोई दिमागी बीमारी है, आपके अंदर कोई बीमारी है जो आपको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करती है, ठीक है। इसके बाद है जी मेडिकलाइजेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन कंडीशन इनटू मैटर टू बी ट्रीटेड बाय फिजिशियंस। मेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि इंसान की कोई भी हरकत, कोई भी आदत या ट्रांसफॉर्म करें आप ह्यूमन कंडीशन को, इंसान की किसी भी हालत को आप ये समझें कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा, कुछ इस तरह की तकलीफ़ें हैं उसके अंदर, कुछ इस तरह के मसाइल हैं जिनको प्रॉपरली हल करने की ज़रूरत है, तो आप फिर उसको प्रॉपर किसी डॉक्टर से चेक करवाएं, तो दैट इज़ मेडिकलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दूंगी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया, अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है क्या चीज़ है ये, जो आपका डेविएंसी फिनोमेना है ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है ये क्या कहता है आपका इसके बारे में, डेविएंसी और क्राइम के बारे में, वो उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद वही बात है, अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को हमने नहीं किया, ये पेज आपका 187 है, इस पर आपका है द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हाउ डू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एक्सप्लेन डेविएंस, वो कहते हैं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले हैं वो डेविएंसी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका व्यू क्या है इसके बारे में, डेविएंसी के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं कि जी आपने जो दो थ्योरियाँ पढ़ी है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पीपल लर्न टू डेविएट बाय एसोसिएटिंग विद अदर्स। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन की जो आपने थ्योरी मैंने आपको समझाई है उसमें क्या है कि जो डेविएंसी है या क्राइम है ये सोशली इंसान सीखता है, ठीक है, ये सीखने से चीज़ें आती हैं, एक चीज़ हो गई। और दूसरी आपकी कंट्रोल थ्योरी है कि कंट्रोल थ्योरी जो है वो भी डेविएंस को क्रिएट करती है, बट मोस्ट ऑफ अस कन्फर्म बिकॉज ऑफ एन इफेक्टिव टर्म ऑफ इनर एंड आउटर कंट्रोल। लेकिन हम में से बहुत से लोग होते हैं जो इस वजह से डेविएंसी नहीं करते या हम इनहराफ नहीं करते, हम तोड़ते नहीं हैं रूल्स को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर वालों का भी होल्ड है, हम इनर और आउटर कंट्रोल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। और पीपल हु हैव लेस इफेक्टिव कंट्रोल डेविएट, और जिन लोगों के ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है ना, या जो अपने ऊपर कंट्रोल आने ही नहीं देते, समझते ही नहीं है किसी चीज़ को, कुछ अपने आप को ही बस मैं और मैं ही करते हैं, इनके अंदर ईगो इतनी होती है, तो वो ज़्यादा डेविएट एक्टिविटीज़ को कमिट करते हैं, वो ज़्यादा इनहराफ करते हैं, वो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जी आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी। मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट की एलैबोरेशन जो है, अगर मैं डेफिनेशन भी पढ़ा रही हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर दूँ, और ऑलमोस्ट मैंने अपना जो एम था, मोटिव था, उसको जो है टच किया है। और बाकी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा बेटर हो जाएगी, बुक को देखेंगे साथ साथ ज़्यादा बेटरमेंट आएगी। अगर कोई किसी को एम्बिगिटी हो तो स्टूडेंट्स आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वही बात आ जाती है कि आपस में इंटरेक्ट करना सीखें, आपस में कम्युनिकेट करना सीखें, आपस में चीज़ों को डिस्कस करना सीखें, ये ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी आपकी होगी और आपके माइंड के अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी। और इसके साथ विश यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर मिड टर्म्स। और अपनी फोकस कीजिएगा पॉइंट्स के ऊपर, फोकस कीजिएगा डेफिनेशंस के ऊपर। मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी उस पर हाईलाइट करवाया है, मैंने फोर्स किया है कि किस तरह कौन सा लेक्चर है, कितने कौन सी डेफिनेशन है जो कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें लेक्चर्स के अंदर मैंने हाईलाइट करवाई हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू क्लास, एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी 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 गुड लक फॉर योर मिड टर्म। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।